बैक। देखिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और इसके बाद किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों आप जानते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि सीरीज में क्या करते हैं, अगर हमको सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उसका डायरेक्ट सम हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस को रखते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम होता है, जिसे हम लोग पहले से जानते हैं। उसी से कुछ यहाँ पे देखना है क्वेश्चन को, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 13 नंबर, बोलता है 4 वायर्स ऑफ 10 ओम ईच। 4 वायर है, 10 ओम है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ईच का, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में स्क्वायर है, ठीक है, ये ले लेते हैं स्क्वायर। तो एक स्क्वायर के जैसा शेप है और इसमें जो है इसके चारों आर्म में जो क्या है रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है इस तरह से, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा और एक इसमें रेजिस्टेंस होगा। ठीक है जी, ये हम क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब जो रेजिस्टेंस है तो सब का वैल्यू क्या है, 10 है, 10 10 10 10। ठीक है, तो आपको बोलता है कि अगर इसका दो जो है अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लिया जाए, जैसे इसको लेंगे तो इसका डायगोनली अपोजिट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए और बी के बीच में के अक्रॉस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए और बी के अक्रॉस में देखें हम लोग, अगर जैसे ए और बी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसी डॉट से समझा रहा हूं। तो ए और बी के अक्रॉस में क्या होगा, इधर बी से लेके ए तरफ, ठीक है, ऊपर का साइड में दो रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, एक ही वायर में कनेक्टेड है, और नीचे भी आपका दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते हैं, तो सीरीज में हम लोग दोनों का लेते हैं डायरेक्ट सम, तो हमको क्या होता है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं सर्किट को। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, ठीक है, सिंपली। तो ए और बी के बीच में ऊपर में, ठीक है, जो ऊपर का पोर्शन है उसमें एक रेजिस्टेंस लेंगे और नीचे में ले लेंगे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो ये क्या हो गया, तो अब एक रेजिस्टेंस लिए हैं ए और बी के ऊपर में, हाँ, यानी इस 10 ओम और इस 10 ओम का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों के बदले में हम एक ही रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और चूंकि दोनों आपका सीरीज में ऐड किया, सीरीज में लिया हुआ था, तो सीरीज में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसका सिंपली वैल्यू कैसे हो जाएगा, 10 + 10 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तब सीरीज में अगर मान लो दो रेजिस्टेंस अगर आपका सीरीज में या 3 रेजिस्टेंस और आपका सीरीज में है, तो इसका क्या होता है, R1 है, R2 है, इस तरीके से है। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है R1 + R2। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको बोलो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, इसके बदले में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लीजिए जो कि सेम काम करे। ठीक है, तो उसका अगर वैल्यू R है तो ये R1 + R2 होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं RS लिख देता हूं, तो S फॉर सीरीज। और अगर ये पैरेलल में होता, जैसे मान लीजिए इस तरह से होता, ये ऐसे होता, ठीक है, और ये इस तरह से, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ठीक है, तो A और B के अक्रॉस में अगर R1 और R2 पैरेलल में है तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, यानी इसके बदले अगर हम एक ही यूज करें, ठीक है, और उसका वैल्यू R हो, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे 1/R1 + 1/R2। इसमें आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, आपके लिए नया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चूंकि सीरीज में था तो 10 10 ऊपर में 20 हो गया ए बी के क्रॉस में, और नीचे भी क्या हो जाएगा, उसी तरह से 20 हो जाएगा, 10 10 20। ठीक है, अब ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो अब इसका जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी ए और बी के बीच में अगर एक ही रेजिस्टेंस हमको लेना पड़े, ठीक है, इन दोनों के बदले में, तो हम अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, पैरेलल जो इसका इक्विवेलेंट होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो 1/20 + 1/20, ठीक है, 1/R = दिस, और ये आपका हो जाएगा 2/20 यानी 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे R फाइनली क्या आ जाएगा,
10 ओम आ जाएगा। तो यही देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो अब आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा डिस्कस कर दिया, तो इसलिए कर दिया कि जिनका छूटा हुआ है ना उनको यहाँ से अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सीरीज पैरेलल। तो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको कुछ होमवर्क भी देंगे सो दैट कि हमारा जो ये असाइनमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो एक अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलो देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टेंस यूज किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो R इसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4, यानी आपका आ गया 2/4। ठीक है, यानी 1/2। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को हटा दीजिए और एक ही रेजिस्टेंस ले आइए बीच में, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हो गया हमको 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों आपका हट चुका है, समझ जाइए। हाँ, तो अब मेरा A और B के बीच में 4 ओम और 2 ओम ये एक ही वायर में आ गया। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट क्या हो जाएगा, तो नेट सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, नेट को मैं R' से डिनोट करता हूँ, तो R' क्या हो जाएगा 4 + 2, क्योंकि सीरीज में आप डायरेक्टली ऐड करते हैं। ठीक है, जब पैरेलल होगा तो इस तरीके से ऐड करेंगे रेसिप्रोकल में, जब सीरीज में होगा तो डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो 6 ओम आ गया, बिल्कुल यही है। ठीक है, बिंदास तरीके से बनाते जाओ, फास्ट हो जाओ। और यहाँ पे पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। ठीक है, तो ऊपर देखेंगे तो ये दोनों एक ही वायर में है, दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के बदले में, ठीक है, मैं एक ही यूज करूंगा, तो दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं और मेरा आ गया इक्विवेलेंट क्या 336। तो ये हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, दोनों को ऐड करके सीरीज में 6 ओम ले लिए। अब ये दोनों देखो आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि दो अलग अलग वायर दिख रहा है। ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट ए बी। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि इसके अक्रॉस में इक्वल होता है, तो इसलिए ये पैरेलल में है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो 1/R = 1/6 और 1/3 का पैरेलल। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/6 आएगा, यानी 1/2। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे R जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। देख रहे हो ना, बिल्कुल फास्ट हो जाओ अब। ठीक है, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए 15 में आपको ए और बी के बीच में बताना है। ठीक है, ए और बी के बीच में, तो 15 में ए और बी के बीच में अब आप देखो, तो अब आप देखोगे यहाँ पे तो आसानी से आपको दिखेगा। आप देख सकते हो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो 8 और 2 का आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 4 और 6 का निकाल लीजिए। तो 8 और 2 का अगर मैं निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R = 1/8 + 1/2, यानी क्या हो गया जी, यानी आपका हो जाएगा 1 + 4/8, 8 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है आपका 5/8। क्लियर है, तो अब यहाँ पे जो R का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/R आपका 5/8 था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 और 2 को मैं हटाऊंगा तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपका 8/5। ठीक है, इसी तरीके से 4 और 6 का ले लीजिए, तो 1/R' = 1/4 + 1/6, एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 और प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5/12। तो R' का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये सब आपका हट चुका है, क्योंकि इसके इन दोनों के बदले में ये आ गया, इन दोनों के बदले में ये आ गया। तो अब ए और बी के अक्रॉस ये दोनों का सीरीज लेंगे, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 8/5 + 12/5। ठीक है, यानी 20/5। फाइनली आपका 4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जंक्शन था, बट यहाँ पे जंक्शन नहीं है, ये एक वायर है। ठीक है, अब आप समझिएगा आसानी से। अब इस केस में देखिएगा ना, तो ए और बी के बीच में, ठीक है, चूंकि ये पूरा एक वायर हो जा रहा है, ये पूरा जो है एक वायर है, देखिए। ठीक है, और ये ऐसे ऊपर से जा रहा है, यानी कि ये पूरा एक वायर है। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये पूरा एक वायर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एक वायर है। ठीक है जी, जबकि आपका ये वाला जो है ये आपका दूसरा वायर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इस तरह का आता है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब एक वायर में जितना भी लगा हुआ है वो सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये 8 और 6 आपका सीरीज में हो जाएगा। इसको सीरीज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज में लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 आपका 14। ठीक है, ऊपर में 14 आ गया।
फिर ये देखो नीचे वाला ये पूरा एक वायर है, इसका सीरीज, ये सीरीज में आ जाएगा, तो 2 और 4 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको एक 14 रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है और एक 6 आपका नीचे आ रहा है। अब दोनों पैरेलल में आ गया, एक क्रॉस द ए बी। ठीक है, तो अब इसका नेट क्या हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/14। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 14 है और 6 है, तो इसका हम लोग एलसीएम क्या ले लेंगे, इसका हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जा रहा है आपका 10/42। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जा रहा है वो 42/10 कहलाएगा, यानी 4.2 कहलाएगा। तो आपको देखो 4.2 ही दिया हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से आपको करते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर देखते हैं, यहाँ पे बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसके बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट। आराम से काम कीजिए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले मैं यहां से देखूंगा जहां से बिल्कुल एक वायर नजर आता है, जैसे आप यहां पे देखिए पहले। ठीक है, तो यहां से ये पूरा बिल्कुल एक वायर में है, ये पूरा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज में हो गया, तो इन दोनों को हटाइए, 5 को क्या कर दीजिए, 10 कर दीजिए। ठीक है, सीरीज में, तो ये हो गया आपका 10। तो अब ये 10 और 2 ये आपका पैरेलल में आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/10 प्लस 1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6/10, यानी आर का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 10/6। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं 5/3। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया इन दोनों। अब इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या आ गया, वो आपका आ गया है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 5/3। तो ये आपका हट गया, जो काम होते जा रहा है उसको आप हटाते जाइए। ठीक है, निगाह से। तो इन दोनों का पैरेलल ले चुके हैं, तो 5/3 आ चुका है। अब ए से बी के बीच में केवल एक ही वायर है, ये देखो ये। ठीक है, और इसमें 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, 5/3 ओम का और 2 ओम का, तीनों सीरीज में है। तो जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा, 2 प्लस 5/3 प्लस 2, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 3, 6 प्लस 5 प्लस 6, यानी क्या आ जा रहा है आपका 17/3। ठीक है, इसको आप चाहो तो 5.67 ओम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही चीज है, ये बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, आप इसको ऐसे ही किए जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि आपको आर का वैल्यू निकालना है, जबकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी के बीच में कितना है, 2 ओम है। मतलब ये तीनों क्या है, तो दिख ही रहा है कि पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है, तो पैरेलल अगर है तो इन तीनों को हम अगर इन तीनों का अगर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/R प्लस 1/12। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पे R1 का वैल्यू 1/2 रख दीजिए, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 और 1/12 का पहले एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और 1/R को आप अलग रखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4 और 12 का आपका 12। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 1 और आपका 1 प्लस R। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये 4/12 हो रहा है, यानी 1/3 हो जा रहा है, प्लस 1/R। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1/R का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/6। तो फाइनली जो R है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 6 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, आपको बस बिना सोचे इसको किए जाना है फास्ट। ठीक है, तो अब वीडियो पॉज करो और बनाते जाओ, डेफिनेटली आपसे ये सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 18 नंबर। बोलता है ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विथ ए इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, तो जो आपको नेटवर्क आपको दिख रहा है 4 ओम 4 ओम। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 12 और 6। अब ये जो पूरा नेटवर्क है इसको जो है एक 16 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है, और इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है। तो बोलता है कैलकुलेट, पहले तो आप बोलता है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मतलब इन सारे रेजिस्टेंस के बदले में अगर मैं एक रेजिस्टेंस यूज करूं तो वो क्या आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए इन दोनों के बदले आप R1 एक ले लीजिए। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये आपका 1 ओम दिया हुआ है बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आप R2 निकाल लीजिए, तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू आ जाएगा पैरेलल ऑफ 4 ठीक है, यानी 2/4 दैट मीन्स 1/2। तो R1 का वैल्यू मेरे को 2 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/R2 निकाल लेते हैं, 12 और 6 का है, तो 12 प्लस 6
ये हो जाएगा हमारा 3/12 यानी 1/4। तो हमको R2 का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4। तो ये मेरा 4 आ गया और ये मेरा कितना आ गया 2। अब 2 का 1 का और 4 का ये तीनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो 2 + 1 + 4, ठीक है, कितना हो गया 7 ओम हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। तो देखो पहला आंसर आपका यहाँ पे मिल गया, सही है। अब बोलता है करंट इन ईच रेजिस्टर, ठीक है, बोलता है जो भी रेजिस्टर है उसका उसमें आप करंट फाइंड कीजिए कि उसमें कितना करंट होगा। यानी आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे 4 ओम का 2 रेजिस्टर है, ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में 1 ओम का है, ये 12 ओम का है और ये 6 ओम का है। तो किसमें कितना करंट होगा ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सीरीज में क्या होता है, सेम करंट होता है, सेम, ठीक है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है। पैरेलल में आपका सीरीज में आपका सेम करंट होता है। अब पैरेलल में क्या होता है, आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसमें आपका करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए करंट फाइंड करना भी हमारे लिए सिंपल रहेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I = जैसे हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा V/R, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि पहले ये देख लेना है कि ये टोटल कितना करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो मेरा बैटरी है विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका तरीका ये होगा कि पहले हम लोग इसका देखेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो ये देखो इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब इसका शॉर्ट सर्किट ये है, ये इसमें ये 16 वोल्ट है, फिर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये चूंकि सिंगल रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। तो इसका पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, तो वो आया है आपका 7 ओम, ठीक है। तो ये हमारा है 7 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सप्लाई है वो 16 वोल्ट बैटरी का है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का सपोर्ट भी हासिल है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जा रहा है सर्किट का, तो 7 + 1 आपका रेजिस्टेंस आ जा रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं 8 ओम, ठीक है। चूंकि सीरीज में है ये पूरा एक ही वायर में है तो 7 और 8 ओम हो गया, ठीक है। तो अब करंट कितना निकले सप्लाई करेगा ये, तो करंट हो जाएगा I = V है मेरा 16 वोल्ट और R है मेरा 8 यानी 2 एम्पियर। तो ये देखो ये जो है 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, पूरे सर्किट में। अब देखिए जैसे ही ये 2 एम्पियर का करंट सप्लाई हुआ तो ये पूरे में होगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास में जो एलिमेंट है ये पूरा एलिमेंट सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इस तीनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, देखा जाए तो एज ए होल। तो अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यानी कि इसमें भी 2 एम्पियर करंट इन करेगा, इसमें भी 2 एम्पियर करंट होगा और इसमें भी 2 एम्पियर करंट होगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट आपका कांस्टेंट रहता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। यहां से एक आंसर तो आपका क्लियर हो गया, वो हो गया ये वाला कि जो बीच में 1 ओम है, इस 1 ओम में 2 एम्पियर करंट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है तो इसमें डेफिनेटली 2 एम्पियर का करंट होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बात लिख सकता हूं कि करंट इन 1 ओम रेजिस्टर = 2 एम्पियर, ठीक है जी। अब चलिए आगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि 2 रेजिस्टेंस है, हाँ, पूरे में तो 2 एम्पियर होगा, लेकिन ये 2 एम्पियर आपका बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। लेकिन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इक्वल है, अच्छे से देखिए, ठीक है। दोनों का वैल्यू इक्वल है तो करंट भी मेरा इक्वली बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। तो इसमें भी आ जाएगा आपका, क्योंकि 2 एम्पियर टोटल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एम्पियर बटेगा तो 1 एम्पियर इसमें आ जाएगा ऊपर वाले में और 1 एम्पियर आपका नीचे वाले में आ जाएगा। तो यानी जो 4 ओम का दोनों रेजिस्टेंस है उसमें 1 एम्पियर का करंट होगा। सो मैं कह सकता हूं करंट इन रेजिस्टर ऑफ 4 ओम ईच, दोनों जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसमें 1 एम्पियर का करंट होगा। बहुत सिंपल है फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, अब आइए लास्ट वाले में हमारे पास में 2 है, 12 है और 6 है, ठीक है। जबकि इसके पास भी यहाँ पे कितना करंट आया है, 2 एम्पियर करंट आया है। अब ये बटेगा इधर भी और इधर भी। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1 है, एक है आपका 12 ओम, एक है आपका 6 ओम, ध्यान दीजिएगा ना। तो मतलब एक आपका दूसरे के डबल है। और हम लोग ये जानते हैं, यहां से अगर आप देखें तो यहां से ये होता है कि I = क्या होता है, V/R, यानी I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट ज्यादा होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, मजा आएगा देखने में, ठीक है। सिचुएशन को क्लियर करेंगे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, समझ जाइएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि ऊपर में है यहाँ पे
12 ओम, ठीक है, और नीचे है मेरा ये 6 ओम, ठीक है जी। तो मैं देखो सिर्फ इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन को। हाँ, यहाँ पे 12 ओम है, यहाँ पे मेरा 6 ओम है। जबकि करंट कितना आया है, तो करंट आया है 2 एम्पियर, ठीक है, पूरे सर्किट में। तो अब इस 2 एम्पियर को मेरे को जो है डिवाइड करना है कि इधर कितना जाएगा। तो इधर मान लेते हैं ना कि, ध्यान दीजिए कैसे जाएगा, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं कि इधर मेरा x करंट गया, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, तो इधर आएगा आपका 2x करंट। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, जो है ये डबल है, ये हाफ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस दूसरे से दुगना है। अगर इक्वल होता तो हम इक्वल इक्वल बांट देते हैं, 2 एम्पियर को बोल देते हैं 1 1 चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इधर 2x आएगा, उधर x जाएगा, मतलब इधर डबल आएगा, उधर कम जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट उसमें ज्यादा आएगा। तो जितना 12 एम्पियर में जाएगा उससे दुगना किस में आएगा, 6 एम्पियर में। क्यों? इसलिए कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है ये जो है आधा है, और वो क्या है, इससे डबल है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसमें x जाएगा, तो इसके कंपेयर में इसमें कितना आएगा, 2x आएगा। अब देख लीजिए x का वैल्यू क्या होता है, तो 2x प्लस x कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि टोटल 2 एम्पियर है। यानी 3x इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2/3। यानी इधर जो करंट जाएगा ये जाएगा आपका 2/3, और इधर कितना जाएगा, तो इधर 4/3 जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने से 2 एम्पियर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 12 ओम वाले में कितना होगा, तो इसमें होगा 2/3 एम्पियर, और 6 ओम वाला रेजिस्टेंस में कितना होगा, 4/3 एम्पियर। तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, काफी मजा आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। कुछ हम लोग और भी MCQs देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, जो हम लोग किरचॉफ्स का लॉ पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग कुछ किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, और किरचॉफ्स लॉ के यूज से आप करंट वैल्यू वगैरह किसी भी लूप में काफी आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास में 25 नंबर है। बोलता है कैलकुलेट द एडजॉइनिंग सर्किट, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईच सेल एंड इन 2 ओम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नीचे में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। और 1 ओम वाले में कितना होगा, ठीक है। तो फिर नीचे वाले 1 ओम में कितना होगा, तो कितना कितना करंट होगा, किसमें ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है कि इसमें I1 करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आपका I2 करंट निकल रहा है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आपको किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये आपका 3 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये I1 करंट यहाँ से आ रहा है, I2 करंट यहाँ से आ रहा है, तो डेफिनेटली जंक्शन लॉ से यहाँ पे जो करंट होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी 2 ओम में I1 प्लस I2 करंट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग ये देख लेंगे कि I1 का जो है वैल्यू इसमें क्या है, I2 का वैल्यू इसमें क्या है, ठीक है। और फिर उस I1 और I2 को ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ये 2 ओम का, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक लूप लेता हूँ, ठीक है। पहले ले रहा हूँ मैं ABCD, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि मेरे को I1 I2 निकालना है, क्लियर है। ABCD मैंने लूप लिया है। अब ABCD में डायरेक्शन कौन सा लेना है आपको चलने के लिए, तो मैं देखिए मैं ले लेता हूँ ये डायरेक्शन। पहले ऐसे चलेंगे, ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, और फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग शॉर्ट में कहें तो हम लोग का ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये हम लोगों का है, इसको लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि क्लॉकवाइज कैसा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब चलो इसमें हम लोग काम करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे होगा, क्लियर है जी। तो अब देखिए सबसे पहले हम, चूंकि इस पूरे लाइन में जो करंट है वो क्या है, वो है आपका I1, ठीक है। तो अब देखिए I1 करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अलोंग द करंट चलेंगे तो क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम अक्रॉस द एलिमेंट निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू I1 करंट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 इंटू 1। इसको हम लेंगे निगेटिव में, क्योंकि हम अलोंग द करंट जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अलोंग द करंट निगेटिव होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने राइज और फॉल का आपको बताया था साइन कन्वेंशन, तो अलोंग द करंट निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, और अपोजिट टू करंट क्या लेते हैं हम लोग, अपोजिट टू करंट पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, तो जब चलेंगे तो फिर अब इसको भी देखो, बैटरी को भी हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है।
पहले निगेटिव वाला आ रहा है फेज, फिर पॉजिटिव वाला, तो यानी हम लो टू हाई जा रहे हैं, दैट मीन्स राइज है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ पे आप प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। चलो ये लाइन मेरा पूरा हो गया, बी से हम ए तक चले आए। अब ए से डी में कोई एलिमेंट नहीं है। अब चलिए डी से सी की तरफ, तो डी से सी की तरफ आएंगे तो देखो पहले हम इस सेल को फेस कर रहे हैं। इसमें पहले चूंकि हम लोग इस ऐसे आ रहे हैं ना, डी से सी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लेंगे -1.5, ठीक है। कुछ करना नहीं है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से किरचॉफ्स लूप लॉ बताया है, बस उसका मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग जाएंगे तो करंट क्या आ रहा है, करंट देखो ऐसे आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है, करंट ऐसे आ रहा है, जबकि हम जा रहे हैं इसका उल्टा, तो अपोजिट टू करंट है। तो अपोजिट टू करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, फिर से 1 ओम को I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका I2 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो एक रिलेशन आपको मिल जा रहा है यहाँ से, क्या मिल जा रहा है, -I1, देखिएगा ना, -I1 प्लस I2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका 1.5 आ रहा है तो इसको आप -1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या इसको और अच्छे से ऐसे लिख लो, I1 माइनस I2 कर लो तो 1.5 आ जाएगा। तो ये मेरे को एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब आप कोई भी एक लूप लो, आपको दूसरा रिलेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लूप ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पे कौन सा, CDEF, कोई भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो BAEF भी ले सकते थे, बट मैं ले रहा हूँ CDEF, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखेंगे फिर से कौन सा डायरेक्शन में चलना है, तो अगेन चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे उतरेंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे, यानी हम चलेंगे फिर से क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, तो सी से स्टार्ट करते हैं। सी से हम जा रहे हैं, तो देखिए अब जब इस रेजिस्टर से हम गुजरेंगे तो क्या होगा, अलोंग द करंट जाएंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अलोंग द करंट आपको क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम इंटू I2, तो हो जाएगा आपका -I2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -I2 ही बचेगा। अब देखिए पहले आप निगेटिव प्लेट को फेस करोगे, फिर पॉजिटिव को, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा +1.5, ठीक है। चलिए डी से ई में आएंगे, कोई एलिमेंट नहीं है। ई से एफ की तरफ एक ही एलिमेंट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट भी यही है, उसी डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, और करंट वैल्यू क्या है इसमें, I1 प्लस I2। तो अलोंग द करंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू करंट वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें एफ से सी के अलोंग में कोई एलिमेंट नहीं होती है, आपका इक्वल टू हो गया 0। किरचॉफ्स सेकंड लॉ का कहना है कि किसी भी लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे देख लो। तो -I2 और -2I2, तो ये आपका हो जाएगा -3I2, ठीक है, -2I1 इज इक्वल +1.5 इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे -2I2 है, ठीक है, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 2I2 प्लस 2I1 है ना। चलो यहाँ पे हमारा क्या है, ये है मेरा 2I1 प्लस 3I2, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.5। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब मेरे को बस I1 I2 का वैल्यू निकालना है, तो एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे मैं कर लेता हूं, एक है 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1.5, नीचे वाला है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, यही है जी। चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा 3I2, ठीक है। तो 2I1 और 3I1 आपका यहाँ पे आ जा रहा है 5I1 इक्वल टू 1.5, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.5, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 और 4.5 ड्यू टू 3 मल्टीप्लीकेशन, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे जो I1 का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है मेरा 6/5, ठीक है, यानी 1.2 एम्पियर, ठीक है, एग्जैक्टली वही आंसर दिया हुआ है। I1 आ गया, तो अब यहाँ से आप I2 निकाल लो इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो I2 आपका आ जाएगा क्या, I1 माइनस 1.5, ठीक है, यानी I1 का वैल्यू क्या है 1.2 है,
और 1.2 माइनस 1.5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा माइनस में आएगा 0.3 एम्पियर। यानी ये पता चल गया कि जो डायरेक्शन दिया गया था, क्योंकि जब डायरेक्शन दिया जाता है सर्किट में तो वो रफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अपने से उसने दे दिया, और आप अपने से कुछ भी ले सकते हो डायरेक्शन कि I1 इधर निकल रहा होगा, I2 इधर निकल रहा होगा। फिर किरचॉफ्स का लूप लॉ आपको ये भी फैसिलिटेट करता है कि आपको कंफर्म कर देता है कि वो डायरेक्शन जो आपने लिया था, जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया था, वो सही है या गलत है, ठीक है। तो I1 जो आपने अज्यूम किया था 1.2 एम्पियर I1, ये बिल्कुल करेक्ट था क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। लेकिन आपने जो I2 एज्यूम किया कि I2 मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये अब आपका गलत हो गया क्योंकि I2 आपका निगेटिव में वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट डायरेक्शन होगा इस लूप में, वो क्या होगा, वो आपका होगा इसके उल्टा, यानी इसमें जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आया है। खैर हमको I1 और I2 का वैल्यू मिल गया है, तो यानी कि जो इच रेजिस्टर से आपको करंट निकालना था, तो एक 1 ओम से I1 करंट आपका इतना पास कर रहा है, बीच वाले 1 ओम से आपका इतना पास कर रहा है, और नीचे वाले से दोनों का सम निकाल लीजिए। तो एक आया है 1.2, एक आया है माइनस 0.3, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 एम्पियर, यानी नीचे वाले रेजिस्टर से आपका 0.9 एम्पियर करंट पास कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से करोगे बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब इसके बाद जो नीचे का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, ठीक है, क्योंकि आप बना रहे हो इसी तरीके से और अभी तक आपने नहीं बनाया, तो एक आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ करना नहीं है। किरचॉफ्स लूप लॉ आपको ईमानदारी से लगाना है, डायरेक्शन आपकी मर्जी का होगा, लूप आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो नीचे का क्वेश्चन है, ये आपके लिए फिलहाल मैं भी होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आप बनाना, नहीं बनेगा तो मैं इसको बना करके दिखाऊंगा। ये अगेन देखो है, इसमें करंट दिखा दिया है, डायरेक्शन, ठीक है, आप इसी के अलोंग चल सकते हो। तो डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको फिर किरचॉफ्स लास्टली उसको फाइनलाइज कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बोल रहा है कि फिगर दिख रहा है, I1 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू बताओ और I3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप I3 को आसानी के लिए जंक्शन लॉ यहाँ पे लगाओगे तो क्या, यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ से I2 निकल गया, तो आप बोल सकते हो कि I3 क्या होगा, तो I3 मेरा होगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो इसको नीचे वालों को आप यहाँ पे ले सकते हो I1 माइनस I2, ठीक है। आप देख सकते हो I1 का वैल्यू अगर 3 एम्पियर आया है और I2 का माइनस 1.5 आया है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ऐड होकर 4.5 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। तो आप I3 की जगह पे ये ले लेना। अब आप काम करके देखो कि आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता है। डेफिनेटली मुझको पूरा उम्मीद है कि आपका ये आंसर जरूर आएगा, ईमानदारी से करना, ठीक है, और करके बताना। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको भी और भी प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि एग्जाम में हम थोड़ा फास्ट वे में कॉन्फिडेंस के साथ में जल्दी से जल्दी हम अपना आंसर फाइंड कर ले। क्योंकि एग्जाम में जनरली आपको MCQ क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कोई एक करंट वैल्यू पूछता है, तो किसी एक दो लूप से आप बहुत जल्दी उसको सोल्व करके निकाल लेते हो, ठीक है। तो एग्जाम में जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहती है ना, उतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको मेहनत करना, वर्कआउट करना है, ठीक है। मेरे असाइनमेंट्स को बनाना है, प्रॉपर रिविजन करते रहना, डेफिनेटली आपके लिए ये काफी अच्छे से आपका एग्जाम की तैयारी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, काफी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर किया कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स साथ में। और अगर आप ये पूरा कोर्स कर रहे हो, लाइक आप झारखंड से PGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या TGT की आपके फिजिक्स का कोर्स, या मिडिल स्कूल के टीचर का तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे फिजिक्स का ये कोर्स है, तो जहाँ भी ये सारे कोर्सेज हैं, आप जाकर के मेरे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, क्या है जी, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आपको ऐप से इंस्टॉल हो जाएगा और फिर वहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में आपको कोर्सेज लगे हुए हैं, PDF मिलता है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए, आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी मजा आता है, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाते हो और काफ़ी बच्चों ने गेन किया है, डेफिनेटली आपके लिए भी काफ़ी वो फ्रूटफुल रहेगा। पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।